नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। 4 सीटों पर ये नेता ठोकेंगे ताल। अब बेलागंज सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार का ऐलान। जेडीयू ने इस दबंग महिला नेता को मैदान में उतारा। जहरीली शराब पर एक्शन में सरकार, मुख्य सचिव ने दिए यह कड़े निर्देश। इंडिया गठबंधन टूटा, आरजेडी ने 20 सीटों पर अकेले लड़ने का किया ऐलान। 24 घंटे की आखिरी मोहलत। रोहतास में गांजे की बड़ी खेप बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। बनारस में होनी थी डिलीवरी। सीवान में लूट की बड़ी वारदात, ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 60 लाख की लूट, इलाके में दहशत। ऐलान से पहले ही सुधाकर सिंह ने रामगढ़ सीट पर घोषित कर दिया कैंडिडेट। जानिए किसे मिला आरजेडी का टिकट। मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार, सीएम नीतीश ने बताया ड्रोन टेक्निक से मत्स्य पालन के फायदे। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर महागठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान कर दिया गया। वहीं आरजेडी प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने 4 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया। दरअसल राजद प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में जगनानंद सिंह ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। वहीं इमामगंज सीट से रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी वहीं महागठबंधन के साझा उम्मीदवार होंगे। वहीं बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से जगनानंद सिंह के छोटे बेटे अजित कुमार सिंह और तरारी विधानसभा सीट से राजू यादव महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। वहीं 4 में से 3 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट माले के खाते में गई है। दरअसल बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज सीट से आरजेडी उम्मीदवार और महागठबंधन के साझा उम्मीदवार होंगे, जबकि तरारी की सीट माले को मिली है। वहीं तरारी सीट से माले उम्मीदवार राजू यादव महागठबंधन के साझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब बता दें कि देश भर के 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल हैं। वहीं चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यह उपचुनाव दोनों गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वहीं दोनों गठबंधन की तरफ से चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति तय की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं बेलागंज विधानसभा सीट के लिए जेडीयू ने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। दरअसल जेडीयू के दबंग महिला नेता मनोरमा देवी बेलागंज सीट से एनडीए की साझा उम्मीदवार होंगी। वहीं मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी हैं। वहीं इस सीट पर लंबे समय से आरजेडी का दबदबा रहा है। बेलागंज विधानसभा सीट से 6 बार से आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव के सांसद निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। वहीं चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बिखर गया है। वहीं आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में से 20 में से 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं आरजेडी ने आज जेएमएम और कांग्रेस को 24 घंटे की आखिरी मोहलत दी है। अगर सोमवार की सुबह तक जेएमएम और कांग्रेस से आरजेडी को मनचाही सीटें नहीं मिलती है तो आरजेडी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बाकी की 11 सीटें आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के लिए छोड़ दी गई है। वहीं 11 में से आरजेडी कितने पर लड़ेगी और वामपंथी पार्टियों का क्या शेयर होगा, यह बाद में तय होगा। लेकिन आज आरजेडी ने बताया कि उसे सिर्फ 3 से 4 सीट देने की बात कही गई थी। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम से 2 दफे बात हुई। वहीं शुक्रवार को तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उस मुलाकात में सीट शेयरिंग की कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। वहीं मनोज झा ने कहा कि शनिवार को जेएमएम और कांग्रेस ने अपनी ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया और 11 सीटें आरजेडी और वाम दलों के लिए छोड़ने की बात कही। वहीं सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले में आरजेडी से कोई बात ही नहीं हुई है।
इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में हर महीने जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है। वहीं ताजा मामला जहरीली शराब कांड में 44 लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार एक्शन में है। दरअसल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मद्य निषेध पदाधिकारियों को शराबबंदी कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शराबबंदी की सफलता के लिए खुफिया तंत्र को अधिक मजबूत और इस पर विशेष फोकस करने को कहा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से शराब के धंधे से जुड़े परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़े ऐसे परिवार की पहचान करने का काम करें। वहीं अब तक इस योजना से 49,000 परिवारों के बीच 116 करोड़ रुपए की राशि का वितरण कर दिया गया है। वहीं ऐसे परिवारों को चिन्हित कर इनके बीच अतिरिक्त राशि का वितरण करें। वहीं इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। दरअसल मुख्य सचिव ने कहा कि जहरीली शराब जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने पर खासतौर से विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग स्तर पर तंत्र को अधिक मजबूत करें, इसमें शामिल लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। वहीं इस दौरान मुख्य सचिव ने हाल ही में हुई जहरीली शराब कांड से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से मांगी। वहीं इसकी जांच में क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, वहीं दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी सारी जानकारी मद्य निषेध अधिकारी ने मुख्य सचिव को दी है। इसके अलावा अधिकारी ने विभाग के स्तर से हाल ही के दिनों में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त और नए पदों को जल्द भरा जाएगा ताकि शराबबंदी कानून को लागू करने में किसी तरह की समस्या ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से आ रही है, जहां उड़ीसा से गांजा लाकर बनारस में डिलीवरी करना था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने गांजे की खेप को जब्त कर लिया। वहीं 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं रोहतास जिले के डेहरी स्थित पाली पुल के पास पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से कम दाम पर गांजा खरीदकर बनारस में एक पार्टी को बेचने की योजना है। वहीं मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर 23 किलो गांजा बरामद कर लिया। वहीं 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं स्विफ्ट कार से 22 किलो 941 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल गांजा तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से गांजा और शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब विभिन्न दलों में उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांटने का काम शुरू हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और गया सांसद जीतनराम मांझी ने इमामगंज सीट से हम उम्मीदवार दीपा मांझी को पार्टी का सिंबल सौंप दिया है। दरअसल जीतनराम मांझी के सांसद निर्वाचित होने के बाद इमामगंज सीट पर खाली हुई है। वहीं इस सीट से जीतनराम मांझी विधायक रह चुके हैं। वहीं एनडीए में इस बार भी यह सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास है। जीतनराम मांझी ने इस सीट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की पत्नी यानी कि अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इमामगंज सीट से जीतनराम मांझी के बहू दीपा मांझी की राजनीतिक एंट्री हो रही है। वहीं इस सीट से उनका मुकाबला आरजेडी के रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी से होगा। अब बिहार के सीवान जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप को हथियारबंद 4 अपराधियों ने निशाना बनाया है। वहीं बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 60 लाख के आभूषण लूट लिए और हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े की लूट से इस बड़ी वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं घटना के संबंध में बताया था कि सीवान के नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार स्थित मदन चौक पर यह ज्वेलर की दुकान है, जिसमें घुसकर 4 हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 60 लाख के आभूषण लूट लिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश मौके से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव मतदान होना है। वहीं बिहार की तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दरअसल 25 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया की आखिरी तिथि है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा में जुट गई हैं। वहीं इसी कड़ी में अब राजद के तरफ से सुधाकर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रामगढ़ सीट के कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही बाकी के सभी कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा होनी अभी बाकी है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी उम्मीदवार को फाइनल नहीं किया है। हालांकि रामगढ़ से महागठबंधन प्रत्याशी कौन होगा इसका ऐलान हो चुका है। यही नहीं, वो प्रत्याशी नामांकन कब कर रहे हैं इसका भी प्रचार हो रहा है।
दरअसल जानकारी के अनुसार रामगढ़ से विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से जगनंदन के छोटे बेटे और सुधाकर सिंह के भाई अजित कुमार सिंह नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया है। दरअसल सुधाकर सिंह ने पोस्ट कर अजित कुमार के नामांकन कार्य में सभी लोगों से शामिल होने का आग्रह किया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मछली उत्पादन के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। वहीं ड्रोन तकनीक के उपयोग से मत्स्य पालकों को काफी लाभ होगा। वहीं शनिवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग मछली के बीज तालाब में डालने से लेकर दाना देने, मछली मारने तक में होगा। इसमें मछुआरों का काम आसान होगा। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य से अपनी तरक्की के साथ साथ राज्य की तरक्की में भी योगदान दे रहे हैं। वहीं मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। वर्ष 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम था। अब बता दें कि पहले दूसरे राज्य की मछलियां बिहार में मंगवाई जाती थी और अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्य में भेजी जाती है। वहीं वर्ष 2005 में मछली का उत्पादन 2.88 हजार मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 8.73 हजार मीट्रिक टन हो गया है।